पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं एमपीएस 002 सब्जेक्ट कोड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये सारे ही क्वेश्चंस हम आपको विद आंसर्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में पास होने की फुल गारंटी है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। और अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स परचेज करना हो तो उसके लिए यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस कंप्लीट पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है या टॉपिक है जिन्हें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, तीसरी दुनिया में राज्य की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2 देखेंगे हम, नारीवाद शक्ति को कैसे परिभाषित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद के मूल विचारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 3 होगा, किस प्रकार से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के उत्प्रेरक का काम करती है आसियान। आसियान की भूमिका के संदर्भ में आकलन कीजिए। क्वेश्चन 4 हमारा केंद्र और परिधि का सिद्धांत होगा, जो कि आपके शॉर्ट नोट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 5 होगा, विश्व व्यापार संगठन और विकासशील देश। क्वेश्चन 6 या टॉपिक 6 परमाणु निशस्त्रीकरण का सिद्धांत। और क्वेश्चन 7 होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इससे पहले की वीडियोस में हमने एमपीएस 1 से लेकर एमपीएस 4 तक के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप जाकर जरूर चेक कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके विद आंसर अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप के पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप नीरज पब्लिकेशन की बुक्स को परचेज कर सकते हैं और अभी फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारे दिए गए लिंक से परचेज करते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे एक खास कूपन कोड है PSSC 2023। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं आप तो आपको और ज़्यादा एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर ले और वहाँ से जाकर आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, तीसरी दुनिया में राज्य की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बना दिया है, इसको विस्तार पूर्वक अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हम शॉर्ट में समझते चलते हैं कि देखिए जो तीसरा विश्व है या जो थर्ड वर्ल्ड है वो है क्या। दरअसल देखिए विश्व को लेकर 3 तरह की धारणाएं प्रचलित है, जिसमें पहले विश्व में उन देशों को शामिल किया जाता है जो कि विकसित देश होते हैं। ठीक है, विकसित देश जैसे कि हम बात करें अमेरिका की और दूसरा सोवियत संघ की। ठीक है, तो इनको हम विकसित देशों की श्रेणी में या फर्स्ट वर्ल्ड की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया जाता है उन देशों का जो शीत युद्ध के समय कहीं ना कहीं इन देशों के पिछलग्गू हो गए थे। कुछ तो आपको पता होगा जो अमेरिका के गुट में शामिल हुए और कुछ सोवियत संघ के गुट में शामिल हुए, जिन्हें द्वितीय विश्व कहा जाता है। तृतीय विश्व की अगर बात करें तो ये वो देश थे जिन्होंने किसी भी शक्ति गुट का समर्थन नहीं किया, अपनी अलग एक नीति अपनाई और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपना एक अलग विचारधारा प्रकट करने की कोशिश की। तो इसे हम तीसरे विश्व के नाम से जानते हैं। एक इसकी दूसरी परिभाषा ये भी है कि जो देश अल्प विकसित हैं या जो विकासशील देश है, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और ये कह सकते हैं आप कि जो देश उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का और बड़ी शक्तियों के अधीन नियंत्रण में रहे थे, उनको हम तीसरे विश्व के रूप में जानते हैं। तो ये थी तीसरा वर्ल्ड। तीसरे विश्व की अगर हम कुछ समस्याओं की या सामान्य विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि तीसरे विश्व के जो देश थे इन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। इसके अलावा हम देखें तो तीसरी दुनिया के जो देश है इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कृषि और बागानी आधारित है। ये जो है देश कृषि पे अत्यधिक डिपेंडेंट है, और कृषि भी किस प्रकार की, जिससे केवल अपना ये लालन पोषण कर सके। ये कृषि भी उस हद तक नहीं करते ताकि अन्य देशों को ये बेच सके, उसको जो है अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके और उसको अपने लाभ के लिए कमा सके। दूसरी इनकी विशेषता है निर्यात पर आश्रित। देखिए ऐसे तो अर्थव्यवस्था में निर्यात को अच्छा माना जाता है, लेकिन ये जो तीसरी दुनिया के देश है ये केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्यात करते हैं जैसे कि कच्चा माल और बहुत ही लो क्वालिटी के प्रोडक्ट। ठीक है,
जिसकी वजह से होता क्या है कि इन्हें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता और ये केवल कच्चे माल के निर्यातक के तौर पे ही जाने जाते हैं। तीसरा इनका पॉइंट है असंतुलित घटक। यहाँ पे अर्थव्यवस्था में असंतुलित घटक देखने को मिलते हैं। इनका जो श्रम है, जो उत्पादन है, उच्च क्वालिटी का नहीं होता। यहाँ की जो प्रथाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इन कारणों की वजह से भी यहाँ पे हमें आर्थिक विकास उन्नत देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा इन देशों में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी इन देशों में। सिर्फ अगर हम भारत को छोड़ दें तो अन्य सभी देशों में यहाँ पे हमें राजनीतिक अव्यवस्था देखने को मिलेगी, चाहे हम बात करें नेपाल की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की और उसके अलावा अफगानिस्तान की। तो इन सभी देशों में हमें राजनीतिक व्यवस्था या लोकतंत्र व्यवस्था सही से देखने को नहीं मिलती। करिश्माई नेतृत्व की कमी भी इन देशों में एक समस्या है। इसके अलावा यहाँ की जो कार्यपालिका या विधायिका है वहाँ पे हमें तानाशाही देखने को मिलती है। एक दल प्रणाली आपको इन देशों में देखने को मिलेगी। अगर भारत को छोड़ दें तो भारत के अलावा सभी देशों में आपको या तो एक दल प्रणाली देखने को मिलेगी या सत्ता पे एक ही दल का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार यहाँ पे एक मुख्य विषय है। यहाँ की जो जनता है या जो नेतागण है वो विलासितापूर्ण वस्तुओं पे अत्यधिक खर्चा करते हैं। इसके अलावा सैन्य सामग्री पे भी ये बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी तीसरी दुनिया के देशों की। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारीवाद शक्ति को कैसे परिभाषित करता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद के मूल विचारों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत सारे हमने उपागमों को पढ़ा था, जिनका वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर उन्हें आप देख सकते हैं। तो उसी क्रम में ये अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नारीवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या भूमिका रखता है और कैसे ये नारीवाद को परिभाषित करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें नारीवादी उपागम की तो ये कब शुरू होता है? इसकी शुरुआत हमें शीत युद्ध के काल में देखने को मिली है। सन 1980 के बाद से नारीवादी उपागम का अध्ययन प्रारंभ होता है। इससे पहले हम देखें तो जो नारीवादी उपागम का अध्ययन था वो केवल साहित्य, मनोविज्ञान और इतिहास आदि क्षेत्रों में किया जाता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद का जो उपागम का अध्ययन हुआ वो कब हुआ? जब कुछ राजनीतिक के महत्वपूर्ण विद्वान आए, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया और नारीवाद उपागम के कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम भी यहाँ आप नोट कर सकते हैं। जोशुआ, गोल्डस्टीन, पीटरसन एवं सेंसियान, रुयान और टिकनर और स्ट्रॉन्स, ये सारे ऐसे नाम हैं जो कि नारीवादी उपागम के प्रमुख विद्वान रहे हैं। अब देखिए, मुख्य हेडिंग पे आते हैं अपने कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी उपागम क्या कहता है। तो देखिए, जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें पुरुष प्रधान व्यवस्था देखने को मिलती है। महिलाओं को या नारी को इन व्यवस्थाओं से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्रियाकलापों से बाहर रखा जाता है, जिसकी वजह से पुरुष का क्या होता है, एक उसका स्थापित हो जाता है वर्चस्व और महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। सारा जो अधिकार है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पुरुषों को दे दिया जाता है। सामान्य तौर पे देखिए, ये समझा जाता है कि जो महिलाएं होती है उनमें उनकी विशेषता क्या है। एक तो नर्म होंगी, वो शांति प्रिय होंगी, कोमलता होगी, करुणा होगी और उनमें क्षमाशीलता होगी। तो इन्हीं कारणों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महिलाओं को जो है वंचित रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हमेशा से एक संघर्ष और शक्ति का विषय समझा गया है और ये मान्यता रही है कि जो व्यक्ति यानी कि पुरुष शक्ति संघर्ष में सबल होगा, जिसमें संघर्ष करने की क्षमता होगी, वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकता है या समझ सकता है। इसलिए हमेशा महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से अलग रखा गया। इसमें आप इस पॉइंट को जरूर डिस्क्राइब करें जो कि नारीवाद की 3 शाखाओं के बारे में बताता है। तो 3 शाखाएं जो बताई ये गोल्डस्टीन ने बताई थी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नारीवाद की 3 शाखाओं की वर्णन कीजिए या चर्चा कीजिए। तो इसमें सबसे पहली व्यवस्था आती है या शाखा आती है विभेद नारीवाद की। तो विभेद नारीवाद क्या कहता है? ये कहता है कि महिला होने के नाते जो है महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय संबंध में योगदान जो है वो कम ही रहा है।
ठीक है। इनका विश्वास है कि महिलाएं वो कार्य नहीं कर सकती जो कि एक पुरुष कर सकता है, और महिलाओं में वो कुशलता नहीं है। और इसका उन्होंने कारण दिया कि महिलाएं ना केवल सामाजिक संरचना के तौर पे भिन्न है, बल्कि उनका जैविक आधार भी पुरुषों की अपेक्षा अलग है। तो ये मान्यता थी विभेद नारीवाद की। अगली डेफिनेशन हमें उदार नारीवाद की देखने को मिलती है। तो उदार नारीवाद क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पुरुष और स्त्री समान है, ठीक है, दोनों ही समान हैं, और इसलिए सत्ता से या अंतर्राष्ट्रीय संबंध से नारी को दूर नहीं रखना चाहिए। अगर नारी को दूर रखा जाते हैं तो वो इसकी निंदा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वो कहते हैं कि महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेंट दिया जाना चाहिए और महिलाओं को शामिल किए जाने की ये वकालत करते हैं। इनका ये भी मत था कि महिलाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भागीदार हैं, और जैसा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पुरुष व्यवहार करता है उसी प्रकार से महिलाएं भी व्यवहार करेंगी। लेकिन वो कब करेंगी? जब उनको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पार्टिसिपेंट्स दिया जाए। जब तक उनको शामिल नहीं किया जाएगा तब तक वो अपनी प्रतिभा को अच्छे से नहीं निखार पाएंगे। तीसरा इसमें शाखा आती है उत्तर आधुनिकी नारीवाद की। तो उत्तर आधुनिकी नारीवाद क्या कहता है कि जो युद्ध का अधिकार है वो केवल पुरुषों का ही नहीं है। उत्तर आधुनिक नारीवाद जो है ये हाल फिलहाल के एग्जाम्पल देता है और बताता है कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। युद्ध के क्षेत्र में अगर देखें तो कई जगह पे तो हमें वहाँ पे महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिलेगी, जहाँ वो फ्रंट पे लड़ रही होती है। इसके अलावा भी वो नर्स के रूप में, एक पत्रकार के रूप में युद्ध के समय इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा हम देखें तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं, राजनयिक होते हैं, उनकी पत्नियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखी जाती है। तो इसको आप अच्छे से लिखेंगे। इसमें अगला हेडिंग आता है नारीवाद और शक्ति के बारे में। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या मानता है कि जो व्यक्ति शक्ति को प्रदर्शित करता हो, जो संघर्ष करने में सक्षम हो, वही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से समझ पाएगा या उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, और इस लिहाज से नारी को अलग रखा जाता है। एक सामान्य धारणा भी ये कही जाती है कि जो व्यक्ति संघर्ष के लायक नहीं है या उसमें शक्ति नहीं है तो उसको कह दिया जाता है कि उसे चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, यानी कि ये एक प्रतीक है कि आप कमज़ोर हैं, जिसमें पुरुष को प्रभुत्व दिया जाता है और शक्ति का प्राय जो माना जाता है एक पुरुष को माना जाता है। तो ये था नारी और शक्ति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं युद्ध और शांति में लैंगिक भूमिका, यानी युद्ध और शांति के समय में महिलाएं किस प्रकार से भूमिका निभाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखिए महिलाएं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, अब वो भी फ्रंट फुट पर आकर लड़ रही हैं। इसके अलावा जैसा हमने पहले भी चर्चा किया कि एक पत्रकार के रूप में, एक नर्स के रूप में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो भी पुरुषों के साथ साथ फाइट कर रही है, युद्ध में सैनिकों के रूप में कार्य कर रही है। कई जगह पे शांति कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, वहाँ पे भी इन महिलाओं की हमें महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। इसके अलावा जब भी युद्ध होता है तो देखिए वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित होती हैं वो महिलाएं होती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार ये पाया गया था कि जितने भी शरणार्थी हैं जो युद्ध के बाद इधर उधर निकलना पड़ा उन्हें अपने देशों से, उनमें हमें 70 से 80% महिलाएं और बच्चे देखने को मिलते हैं। और जब पुरुष उनका साथ छोड़ देते हैं तो ये महिलाएं ही होती हैं जो कि अपने पूरे परिवार की देखरेख करती है। इस प्रकार से आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हैं, इसको भी देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है आपके एग्जाम में कि किस प्रकार से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के उत्प्रेरक के लिए आसियान की इंपॉर्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी है, एक तो क्षेत्रवाद के बारे में और दूसरा आसियान किस प्रकार से क्षेत्रीय शांति और अस्थिरता के लिए आवश्यक है या क्या काम कर रहा है, उसको आप लिखेंगे। तो देखिए क्षेत्रवाद के बारे में देखते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद से हमें क्षेत्रवाद की इंपॉर्टेंस देखने को मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे देशों ने यह महसूस किया कि हमारा एक आपसी संगठन होना चाहिए जिसकी मदद से हम अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को समाधान कर सकें और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था कर सकें।
बाद में इसको संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने भी मान्यता प्रदान कर दी। उसके बाद से बहुत सारे देशों के समूह ने मिलकर क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया। हाल फिलहाल में बात करें तो इन क्षेत्रीय संगठनों की बहुत बड़ी संख्या हमें देखने को मिलती है। तो आप क्षेत्रवाद के सिद्धांत को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको देख लीजिए। अभी हम फिलहाल चलते हैं इसके मेन पार्ट पे कि आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का जो संगठन है वो क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं जब हम, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है आसियान, इसकी हमें स्थापना कब देखने को मिलती है? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि पर हस्ताक्षर करके इसको जो है संगठन को क्रियान्वित किया गया। और शुरुआती समय में जो इसके संगठन के सदस्य देश थे वो थी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में यानी कि 1984 में और भी देश इसमें शामिल हो गए, जैसे कि ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, और अलग अलग समय पे इसमें कई अन्य देश भी शामिल होते रहे। तो आसियान का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि किस प्रकार से आपसी जो ये संगठन है या संगठित देश है इनमें कैसे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि ऐसी आर्थिक गतिविधि की जाए जिनसे इन देशों का आर्थिक विकास हो सके। इसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में एक दूसरे की सहायता करना और एक दूसरे का मदद करना, विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो जब आसियान की स्थापना होती है उस समय से ही हम देखते हैं कि आसियान जो है अपने संगठन देशों की हमेशा मदद करते आया है। इन्होंने संचार व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत व्यापक काम किए और यहाँ तक कि इनका ये संगठन जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं इनको भी आपस में सुलझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपसे पूछता है केंद्र और परिधि के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, केंद्र और परिधि को सबसे पहले समझिए। यहाँ पे दो वर्गों की बात की गई है, एक ऐसा वर्ग जो केंद्र में है और दूसरा परिधि में। तो जो केंद्र वर्ग है, जो केंद्र में जो देश है, ठीक है, एक देश हो गया जो केंद्र में है और दूसरा परिधि में। तो जो केंद्र वाले देश है उन्हें हम विकसित देश कहेंगे। केंद्र वाले देश क्या है? वो विकसित देश है। इनके पास या इन्होंने ऐसी व्यवस्था करी जिससे इनके पास बेहतर तकनीक आ पाई, इनके पास तकनीकी ज्ञान आ पाई और उत्पादन के सारे साधन इन्हीं केंद्र वाले देशों तक सीमित रहे, और जिसकी वजह से इनको हर चीज़ का अत्यधिक लाभ देखने को मिला। अब वहीं अगर हम बात करें परिधि के देशों की, तो परिधि के देश वो है जो कि अल्प विकसित है या फिर विकासशील है, और परिधि के देश हमेशा केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते रहे जो कि कच्चे माल से संबंधित हो या जो प्राथमिक वस्तुएं हो। इसके अलावा केंद्र ने हमेशा परिधि के देशों का शोषण किया है। परिधि के देशों में हमें बहुत ज़्यादा अज्ञानता देखने को मिली है। ये देश अल्प विकसित है और ये अपनी आवश्यकताओं के लिए हमेशा केंद्र पर आश्रित रहे हैं। इन सभी के वजह से इन परिधि के देशों को बहुत ज़्यादा हानि देखने को मिलती है। तो ये सिंपल सा सिद्धांत है केंद्र और परिधि का, तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि केंद्र और परिधि के सिद्धांत पे समीर अमीन की क्या प्रक्रिया थी या उनके क्या विचार थे, और यहाँ पे एमेनुअल वॉलस्टीन की क्या विचार थे। अगर हम बात करें समीर अमीन की, तो ये कहते हैं कि एक जो परिधि वाला देश है वो कभी भी केंद्र से अलग हो ही नहीं पाएगा, उसे हमेशा केंद्र की आवश्यकता होगी जो विकसित देश है, और उनकी बिना मदद के वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। अगर परिधि के देश ये चाहे भी, सोचे भी कि उनसे अलग हो जाए, केंद्र की संरचना से अलग हो जाए, तो भी उसका बहुत ज़्यादा समस्याओं को उसको सामना करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से जो भी थोड़ा बहुत उसका आर्थिक विकास हो रहा है वो सभी कुछ रुक जाएगा। इसी प्रकार से एमेनुअल वॉलस्टीन के भी सिद्धांत है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपसे पूछता है विश्व व्यापार संगठन और विकासशील देशों के बारे में। तो विश्व व्यापार संगठन का विकासशील देशों के साथ क्या व्यवहार रहा, क्या रवैया रहा, इसको आपको बताना है। तो इसका भी आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। हम डायरेक्ट इसके मुख्य क्वेश्चंस पे चलते हैं, और यहाँ आप विश्व व्यापार संगठन का थोड़ा जिक्र जरूर करें कि किस प्रकार से इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 में देखने को मिलती है और इसके क्या उद्देश्य रहे। आइए हम डिस्कस करते हैं इसके मुख्य पार्ट को। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जब
स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य था कि इससे 99% लोगों की मदद की जाए और उन तक फायदा पहुंचाया जाए। और फायदा किस प्रकार का? इनका लक्ष्य था कि एक सकारात्मक विकास का एजेंडा तैयार किया जाए, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, ठीक है, खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि लोग भूख से ना मरे, एक टिकाऊ विकास की व्यवस्था हो, सभी को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके, वैश्विक वित्तीय स्थिरता लाई जा सके। तो ये इसके कुछ उद्देश्य थे। लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है कि डब्ल्यूटीओ के जो भी मुख्य उद्देश्य थे वो किसी में भी पूर्ण साबित या सही साबित नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब डब्ल्यूटीओ को बनाया गया इसके संगठन में ही हमें खामियां देखने को मिलती है। साथ ही साथ संगठन की खामियों के साथ साथ इसका व्यवहार भी कुछ इस प्रकार का है कि ये जो डब्ल्यूटीओ है ये बड़े और विकसित देशों की हमेशा मदद करते आया है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, जापान, कनाडा। तो इन सभी देशों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, एमएनसीज है, मल्टीनेशनल्स कंपनीज है, हमेशा इन्हीं के फायदे के तौर पे डब्ल्यूटीओ ने काम किया है, जिसका खामियाजा विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों को भुगतना पड़ा। तो यही भेदभावपूर्ण रवैया डब्ल्यूटीओ का है, जिसके वजह से विकासशील जो देश हैं वो केवल एक मार्केट प्लेस बन के रह गए हैं और या फिर कच्चे माल के उत्पादक के तौर पे बनकर रह गए हैं। अधिकतम जो लाभ है वो विकसित देश ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ के कच्चे माल का और सस्ती मजदूरी का। यहाँ की जो एमएनसीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, किनकी जो विकसित देश है वो हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन अल्प विकसित देश या विकासशील देशों के कभी भी अधिकारों की इन्होंने परवाह नहीं की। पर्यावरण का उनका किस प्रकार से हास हो रहा है, उनके संसाधनों का किस प्रकार से दोहन किया जा रहा है, इस बारे में डब्ल्यूटीओ का रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यही सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्क्राइब करनी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका परमाणु निशस्त्रीकरण का सिद्धांत। देखिए, परमाणु निशस्त्रीकरण का सिद्धांत बाद में लाया गया। सबसे पहले तो हमें परमाणु आंशिक प्रतिबंध संधि देखने को मिली, उसके बाद हमें परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि देखने को मिली, उसके बाद परमाणु निषेध संधि, और फिर 1997 में के बाद जो है परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रयास शामिल किए गए। तो इसका उद्देश्य क्या था परमाणु निशस्त्रीकरण का? कि जो विश्व में परमाणु हथियारों को लेकर होड़ लगी हुई है उसको किसी प्रकार से कम किया जाए। लेकिन ये सरासर फेल रहा, इसका कोई भी उपयोग या सार्थकता हमें देखने को नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखते हैं कि दो देशों के बीच जो है अविश्वास की स्थिति फैली हुई है। इस अविश्वास की स्थिति में एक देश ये समझता है कि कहीं दूसरा वाला परमाणु हथियार ना बना ले, मेरे पे हमला ना कर दे, जिसकी वजह से सभी देश लगातार अभी तक अपने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जबकि विश्व ये अच्छी तरीके से जानता है कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो कल का दिन देखने के लिए कोई भी देश नहीं बच पाएगा, संपूर्ण मानवता का विनाश हो जाएगा। इसलिए इस उद्देश्य से कि परमाणु अस्त्र शस्त्रों के प्रसार को रोका जाए, संख्या कम की जाए, जिसके लिए परमाणु निशस्त्रीकरण प्रोग्राम को शुरू किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण हमें क्या बताता है? ये बताता है वर्ग संघर्ष के बारे में। मार्क्स की जो थ्योरी है वो बताती है कि हमेशा हर युग में समाज में हमें दो वर्ग देखने को मिलता है। एक वर्ग वो होता है जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं, जो कि पूंजीपति वर्ग कहलाता है। दूसरा वर्ग वो होता है जो कि उस उत्पादन के कार्यों में लीन होता है, जिसे हम मजदूर वर्ग कह सकते हैं या शोषित वर्ग कर सकते हैं। और अधिकतम जो लाभ है वो एक उच्च वर्ग या उत्पादन के साधन वाले वर्ग के पास चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मार्क्सवाद कहता है कि जो लोग उच्च स्तर पे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी वही निर्धारित करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इन सारे क्रियाकलापों में जो भी विकसित वर्ग है, जिनके पास पूंजी की अधिकता है, वो हमेशा इसका उपयोग करते हैं और वो अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमें हमेशा समाज में शोषित वर्गों की एक संख्या बढ़ती हुई नजर आती है, गरीबों की संख्या बढ़ती हुई नजर आती है, और उनके साथ हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण जो है व्यवस्था देखने को मिलती है और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। जो मजदूर वर्ग है हमेशा से ही शोषित होते आया है
और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी यही व्यवस्था आज तक विद्यमान है। तो ये कुछ थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।